आज हमारे साथ एक बार फिर कर्नल RS सिंह साहब। आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले भारत में एक बड़ी दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना के बारे में तमाम सारी जांचें भी चल रही हैं। और सिंह साहब इस देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, या मैं कह सकता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में जितनी उनकी समझ है वो मैं नहीं समझता कि किसी और की होगी। और इस तरीके की एनालिसिस अभी तक भारत में नहीं आई। देखा किस तरीके से वो रेलें टकराई और रेलों के ऊपर इतने लोग मारे गए और तमाम इंक्वायरी हुई। सिर्फ ये इस देश में कर्नल RS सिंह साहब का ही कहना है कि सिर्फ ये दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक रेल जिहाद था। और जब तक वहां से निकलते और यकायक देखा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो एक लंबे समय से ड्रग्स है या मारकाट है या आपस में वायलेंस है, इस तरह की खबरें आती थी। लेकिन 2014 के बाद से जो सरकार आई उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे बड़ा फोकस करने की कोशिश की और बहुत कुछ वहां बदला भी और उनको मेन लाइन से जोड़ा भी कि वो भारत से जुड़े महसूस करें। पिछले मेरे ख्याल है 6-7 सालों के अंदर नॉर्थ ईस्ट जितने उसको तवज्जो दी गई, जितने वहां विकास किया गया, वहां लोगों को के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस को समाप्त किया गया, ये कई सारी उपलब्धियां नॉर्थ ईस्ट के खाते में जाती हैं। लेकिन यकायक ऐसा क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का एक सूबा कहिए या स्टेट कहिए, मणिपुर के अंदर, जहां भारतीय यानी हिंदू सनातन सभ्यता की एक थोड़ी पहचान है, थोड़ी हनक है, वहां एक बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ। और इस वायलेंस के पीछे क्या, मेरा सिंह साहब से सवाल है कि जो पिछले 7-8 साल में वहां जो विकास करके लोगों के बीच में एक एकता कायम की, भारतीय संस्कृति वहां दिखी, भारतीय सभ्यता वहां दिखना शुरू हुई। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली और मणिपुर के बीच में दूरी कम हुई। तो क्या इस दूरी कम करने से वहां जो वो एलिमेंट हैं जो चाइना के पिट्ठू हैं, वो लोग जो चर्च से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो इस्लामिक थॉट वाले लोग हैं, क्या ये उन सब लोगों का एक बड़ा षड्यंत्र था कि यकायक वहां इतने बड़े लेवल पे हिंसा हुई और जो लोग वहां मैती नाम के जो जो लोग हैं जिनको माना जाता है कि उनकी पूजा पद्धति हिंदुओं जैसी है, उनके ऊपर बड़े अत्याचार हुए। तो सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अंदर होने वाली हिंसा के पीछे आपका क्या कहना है? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने सही फरमाया कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एक नेग्लेक्टेड पार्ट था, वो इस सरकार की, वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। वहाँ पर जैसे उग्रवाद उग्रवाद खत्म करने में ये कामयाब हुए थे। कानून व्यवस्था वहाँ पे अच्छी हो गई थी। और खास करके जो वहाँ पे जन समूह, जो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का है, उनका जो भावनात्मक जो कनेक्ट था। जुड़ाव, कनेक्ट जो था, वो काफी हद तक उसमें एक एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। शायद ये चीज किसी को रास नहीं आया। और रास किसको नहीं आया, तो मैं आपको एक ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम नहीं लेता, हम्म। लेकिन अगर कांग्रेस के खेमे में या शीर्ष नेतृत्व में अगर उनको सबसे बड़ा कोई झटका लगा या दुख उनको हुआ, तो इस बात का लगा कि नॉर्थ ईस्ट उनके हाथ से चला गया था। और भाजपा ने काफी वहां पर अपना एक स्थान बना लिया था। और भाजपा की जब हम बात करते हैं तो वो लोग उसके हिंदू फोर्सेस के नजरिए से देखते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये इलाका जो है, आप अगर आप ये पूरा इलाका लें तो आप देखेंगे कि और ये मिजोरम में ऑलमोस्ट 90% क्रिश्चियंस हैं, ये मणिपुर के नॉर्थ में, और ये नागालैंड में 75% क्रिश्चियंस, ये मणिपुर में ऑलमोस्ट टचिंग 50% या मे बी 44-45%।
और ये एरिया तो पूरा का पूरा मेघालय जो आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन है। तो ये चर्च और ये कुछ हमारे यहाँ जो केंद्र में जो राजनीतिक तत्व हैं वो इसको अपने बाप की बपौती मानते हैं, और चर्च तो इसको बिल्कुल वो सोचता है कि वो इसी का इलाका है। तो वहां पे जब ये भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको यहाँ पर पेनिट्रेट किया और फिर इस तरह के उन्होंने त्रिपुरा में सरकार बनाई और फिर मणिपुर में सरकार बनाई, तो उससे इनको काफी झटका लगा। और सामरिक मामले में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि अगर आप चाइनीज इन्फ्लुएंस को म्यांमार में निगेट करना चाहते हैं तो इस इलाके का बड़ा महत्व हो जाता है। अगर आप भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो फिर नॉर्थ ईस्ट का महत्व अपने आप, और सबसे ज्यादा मणिपुर का, क्योंकि जो मुख्य द्वार है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ की ओर वो मणिपुर से शुरू होता है। तो इसलिए, और आपको मालूम है कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बड़ा जोर शोर से काम हो रहा है भारत का, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आप जब उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ गुवाहाटी गया था और एक सज्जन आए थे मुझसे मिलने शाम को। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो टावर लगाने की ना, ये जो बिजली के टावर है वो टावर लगाने की व्यवसाय में। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे काफी बातचीत की, तो उन्होंने कहा साहब मैंने इतने टावर, इसमें सैकड़ों टावर मैंने नागालैंड में लगाए, कहा कि मुझसे किसी ने फिरौती नहीं मांगा। और मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि नागालैंड में आप छोड़िए, नागालैंड में बाकी आम आदमी छोड़िए, एक पुलिस ऑफिसर भी फिरौती देता था। एक पैरेलल सरकार चलती थी वहां। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं आपको वाकया बताता हूं। मैं उस समय सरकार में था और इस इलाके से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। इस इलाके से मैं डील कर रहा था, तो एक खबर आई थी, एक इनपुट मेरे पास, कि दीमापुर से मोरे, बिल्कुल यहाँ मोरे मोरे यहाँ पे, ठीक है, दीमापुर से मोरे का जो रास्ता जो है वो एक ट्रक जब तय करता है तो उसका खर्चा उस जमाने में 9,000 रुपए बैठता था। लेकिन 42 चेक पोस्ट थे और ये 42 मुझे जहां तक याद है कि 42 चेक पोस्ट, और इनमें ये कौन से चेक पोस्ट थे, सारे सरकारी नहीं थे। सरकारी तो 2-4 होंगे। करेक्ट। बाकी सारे इस पूरे रूट में ये आपके जो उग्रवादी संगठन थे उनका अपना अपना टैक्सेशन सिस्टम था। तो वो जब वहां से चलता था तो दीमापुर से मोरे पहुंचते पहुंचते तक उसको टैक्स और वसूली के रूप में उसको 40,000 रुपए तय देने पड़ते थे। अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर एक ट्रक 9,000 के बदले में 40,000 खर्च कर रहा होगा तो फिर वो तो नहीं, वो फिर वो लॉस में तो जाएगा नहीं। या तो वो तस्करी करेगा, वो तस्करी कर रहे थे, वो ड्रग की भी तस्करी कर रहे थे। तो मैंने ये पूरी इसकी एक रिपोर्ट बना के मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा था। ये किस सन की बात है सर? ये दिस वाज आई थिंक ये 96 की बात है, 1996 की। तो वो मैंने भेजा था, वहां पे फिर उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरीज जो हैं, मेरे रिपोर्ट को ही उन्होंने अपेंडिक्स बना के सारे चीफ सेक्रेटरीज को भेजा था। तो हालात इतने इतने बुरी थी, और वहां से मतलब इस तरह के हालात को वर्तमान सरकार ने एक बड़ी स्थिरता लाई वहां पे, और उस स्थिरता के कारण वहां पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। जैसा मैंने कहा, भावनात्मक जुड़ाव भी जो था वो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। लेकिन पता नहीं साहब, ऐसा लगता है कि सब में किसी की नजर लग गई
कौन से तत्वों की नजर लगी, कौन से तत्वों का षड्यंत्र था इस पूरे हिंसा में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हिंसा बहुत व्यापक हुई है, इसमें दो राय नहीं है। 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 350 लोग घायल हैं, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। करीब 158 चर्चेज को बर्बाद किया गया है और सैकड़ों हिंदू चर्चेज सॉरी मंदिरों को भी बर्बाद किया गया। 4,000 हथियार लूटे गए। अब ये पुलिस जो है वहां पे, जो पुलिस फोर्स जो है वहां की स्टेट की, वो बिल्कुल ये अपने प्रजातीय तौर पे वो बिल्कुल विभाजित हो गई। और लूट का तो ये आलम है कि जहां जिन इलाकों में मैती का जो इलाका है, वहां पर पुलिस ने खुद मैती से लुटवाया, ठीक है। और जो कुकी के इलाके हैं, वहां पर कुकीज के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने लुटवाया। अब 7th मणिपुर राइफल्स, उसके बाद इंडिया रिजर्व बटालियन, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इन सब के मतलब हथियार लूट लिए गए। करीब 4,000 हथियार, उसमें से भी मैंने सुना है कि 1,000 शायद वो रिकवर करने में कामयाब हो गए हैं। वहां की जो असम राइफल्स जो फोर्स जो तैनात है, वो भारत की एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो आपके हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, ये हम बड़ा ये लूजली ये टर्म यूज करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स। सीआरपीएफ को भी हम पैरामिलिट्री फोर्स कह देते हैं, बॉर्डर बीएसएफ को भी। नो, दे आर नॉट पैरामिलिट्री फोर्स, दे आर सेंट्रल आर्म्ड, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स एक ही है, असम राइफल्स। अच्छा, असम राइफल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या पावर को लेकर के कोई होता है या नहीं? पावर नहीं, देयर रोल इज पैरामिलिट्री, दीज आर बेसिकली पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एक हम जनरली देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो स्टेट को रिपोर्ट करती है, तो ये जब आप पैरामिलिट्री वाली बात करते हैं तो क्या ये नहीं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। पैरामिलिट्री सिर्फ एक ही है। तो वो किसको रिपोर्ट करती है? नहीं, वो अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम को ही रिपोर्ट करती है, लेकिन उसके जितने अफसर जो हैं वो भारतीय सेना से जाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ना? तो अब वहां पे ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो असम राइफल्स जो है, इनका झुकाव जो है वो कुकीज की तरफ है, ठीक है ना। अब जब ऐसे ही इस व्यापक रूप में हिंसा होती है तो इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। वर्तमान सरकार जो है वो उसी के अंदर में विभाजन है। अच्छा। और विभाजन इस तरीके से है कि कोई 10 कुकी एमएलए है, ओके, जिसमें 7 बीजेपी के हैं। और उसके अंदर से वो जो एमएलए जो हैं वो मैतेई एमएलए को ब्लेम कर रहे हैं, उन पर दोषारोपण कह रहे हैं। और उनमें से कुछ ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहां भी मतलब ये बिल्कुल विभाजित है। 2008 में भारत सरकार ने इनके साथ एक जो कुकी उग्रवादी ग्रुप थे, उनके साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया था और उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था। अब मैतेई लोग का कहना है कि यही जो एसओओ के नीचे जो ये उग्रवादी संगठन है, सबसे ज्यादा हिंसा वही लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुष्पेंद्र जी, माहौल ये है मणिपुर में कि कौन रक्षक है और कौन भक्षक है, इसका अंतर मिट गया। ये तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने 140 कंपनियां तैनात की हैं वहां पे, और हालात पहले से काफी बेहतर हैं। अब ये पूरी समस्या को समझने के लिए आपको मणिपुर की बनावट को समझना पड़ेगा।
तो मणिपुर की बनावट इस प्रकार है, ये है घाटी, इम्फाल घाटी, और इसके चारों तरफ ये पहाड़। ये 400 किलोमीटर का ये बॉर्डर है इनका, मणिपुर का, बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ। टोटल एरिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है ये पूरा एरिया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एरिया जो है केवल 11% जहां पे मैतेई रहते हैं, जहां मैतेई प्रीडोमिनेंटली, जिनको हिंदू बोलते इस घाटी में 11% एरिया में 57% लोग रहते हैं। 11% एरिया में 57% लोग रहते हैं। 57% लोग रहते हैं। Okay. और ये 89% एरिया में 43% लोग रहते हैं। Oh my God. जिसमें कुकीज हैं और नागा है। तो ये एक समस्या है। अगर आप इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखें तो ये घाटी में, एक मिनट में इसको ठीक कर लूं, ये घाटी में 60 में से 40 विधानसभा की सीटें हैं। और ये पूरे पहाड़ी इलाका में, जो कि 89% एरिया है, उसमें 20 सीटें हैं, बस 20 सीटें हैं। ओके। तो इनका कुकीज का कहना है कि चूंकि उनके 40 सीटें हैं तो इसलिए जितनी उनका राजनीतिक वर्चस्व है मैतेई लोग का या घाटी के लोगों का, और जितनी सरकारी सुविधाएं और उनके जो परियोजनाएं होती हैं उनका सबसे अधिक लाभ उन्हीं को मिलता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये घाटी के लोगों का कहना है कि ये 1960 का एक मणिपुर लैंड एक्ट है और आर्टिकल 371C ये उनको वर्जित करता है या उनके लिए पहाड़ में जमीन खरीदना वर्जित। ये पहाड़ी के लोग ये इम्फाल वैली में ये जमीन खरीद सकते थे, खरीद सकते हैं, लेकिन इम्फाल घाटी के लोग जहां 57% पॉपुलेशन है वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो एक तरह से वो घुट के रह गए। तो मतलब कश्मीर में ये समस्या थी कि भारत के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। बिल्कुल। और यहाँ ये समस्या है कि विदिन और यही अलगाववाद पैदा कर रहा है, यही अलगाववाद पैदा है। और इस अलगाववाद का एक और कारण है जिसके बारे में भी मैं बाद में जिक्र करूंगा कि घाटी में ये पूरे हिंदू हैं और ये पहाड़ी इलाकों में, जिसको हिल्स के एरिया में, सारे क्रिश्चियंस। तो अब समस्या यहां पर आती है कि ये जो लोग हैं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी, नागा, जोमी लोग, ठीक है, इन सबको SC शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में आते हैं। उसमें अभी इन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ ली है चर्च वर्च के माध्यम से, तो इनको नौकरियां भी अच्छी मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे मतलब ये सेंट्रल सर्विसेज में आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो जनजाति के लोग हैं इनकी ज्यादा संख्या आपको मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी अभी भी बहुत चलती है, मतलब हमारे उसमें। दूसरी चीज है कि 2012 से जो मैतेई लोग हैं ये कहते हैं कि हम इन्होंने इनकी हमेशा मांग रही है कि हमको भी ST स्टेटस इनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कहा कि हमको ST स्टेटस केवल जॉब के लिए नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एक डिस्टिंक्ट संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारी पहचान है, जिस पर
चर्च के मिशनरियों द्वारा लगातार प्रहार हो रहा है। तो कहा कि हमको एससी स्टेटस इसलिए मिलना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को हम बचा सकें। अब आप इसीलिए आप सोच सकते हो कि 1951 में घाटी का पॉपुलेशन जो था वो 59% था, आज वो घट के 43% हो गया है। मैतेई का मैं कह रहा हूं, मैं टोटल पॉपुलेशन, मैतेई का 43 पॉपुलेशन। अब जनसंख्या की आप अगर वृद्धि दर देखें, रेट ऑफ ग्रोथ, तो 2011 का सेंसस कहता है कि घाटी में ग्रोथ रेट है 16% और पहाड़ों में है 50%, सॉरी 40%। अब ये 40% कहां से आया? इसमें पूरे आप देख रहे हैं कि ये मिजोरम से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ नागालैंड से भी लोग आके जो हिल्स का है पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, म्यांमार से भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार से चल के रोहिंग्या भारत के दिल्ली पठानकोट होता हुआ जम्मू कश्मीर में जाके बस चुका जी, तो फिर यहाँ तो कुछ और ही हालत होगी। जी 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 तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक और बात मुझे मैं बीच में आपको अब ऐड कर रहा हूँ कि आपने जो भी कुछ अब जितनी उसकी जिसे कह सकते हैं कि उसको सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों के लिए, उसमें कांग्रेस वहाँ किस तरीके से राज करती रही है, फिर ये सरकार जब आई तो बहुत कुछ वहाँ बदला। इसमें जैसे हम कश्मीर में देखते हैं वहाँ इस्लामिक आतंकवाद है, कश्मीर का जो आतंकवाद है जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ जो इन राज्यों में हालत है और खासतौर से यहाँ मणिपुर में है, यहाँ आपको नहीं लगता यहाँ चर्च का आतंकवाद है, यहाँ क्रिश्चियन आतंकवाद है, यहाँ ईसाई आतंकवाद है? चर्च हमेशा से बहुत सोफिस्टिकेटेड टेररिज्म, मतलब सफेद कपड़ों में वो जीसस के नाम से जितनी खूनी मतलब सोच और थॉट है। तो आप जब कह रहे हैं कि कहते हैं कि सर वो वहां बदलाव हुआ है, तो क्या आपको मैंने एक लाइन जोड़ना है आप क्योंकि उसको उस पर आपकी अथॉरिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप ये सब बताते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो ताकतें जिनका चाइना के साथ गुपचुप समझौता है, वो ताकतें जो चर्च के दबाव में, पोप के दबाव में शंकराचार्य को गिरफ्तार करती हैं, क्या वो ताकतें इस वक्त दिल्ली से बैठ करके इस पूरे इलाके में चर्च को पूरी ताकत नहीं दे रही, या उनके इशारे पर हो रहा है? और जो तीसरी बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि जब से ये अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री की यात्रा अमेरिका की यात्रा है, तब से आप देखें अनाउंसमेंट के बाद से मणिपुर जलता रहा, और जब वो वहां थे, जब वो पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे थे, तो ये एक नए किस्म का फ्रंट खोला गया। मतलब मेरा ऐसा मानना है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने तो देखा ही होगा कि जब यहाँ पे ट्रंप साहब आए थे तब शाहीन बाग करवाया गया। जी 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 जी। तो आपका उस नजरिए से देखना बिल्कुल गलत नहीं है। जहां तक शंकराचार्य की, तो आपको मैं याद दिला दूं कि अभी मैडम सोनिया गांधी ने भी वो शांति का अपील किया उन्होंने। वो बहुत कम ऐसा अपील करती हैं, लेकिन खास करके किया उन्होंने। वो तो पॉलिटिकल मूव, चर्च की तरफ से और क्या क्या हुआ है उसकी भी मैं टिप्पणी करूंगा, आगे उस चर्चा करूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि, और मैं बिल्कुल ये जिसको हॉर्सेज माउथ है ना, उससे मैंने ये मेरी जानकारी है। ये आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं? जी जी। ये तिरप सेक्टर है, ये यहाँ पे नागा क्रिश्चियन रहते हैं। नागा मणिपुर में भी हैं, नागा यहाँ भी हैं अरुणाचल में। यहाँ से 7 एमएलए अरुणाचल की विधानसभा में जाते हैं। यहाँ से कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, क्रिश्चियन मिशनरियों ने अरुणाचल प्रदेश से, कि एक मुख्यमंत्री थे जेरीबॉम गैम्लिन, कि इन्होंने ये क्रिश्चियन मिशनरीज को सहूलियत नहीं दे रहे हैं, धर्मांतरण के लिए वादा बन रहे हैं। पोप से मैडम को फोन आया, ठीक है, मैडम सोनिया गांधी, हाँ मैडम सोनिया गांधी को फोन आया, जैसा कि
मेरी जानकारी है। और इन्होंने ये 7 जो क्रिश्चियन एमएलएज हैं इनको कहा कि तुम सरकार पलट दो, दूसरा मुख्यमंत्री हुआ। तो पोप के कहने पर यहाँ की अरुणाचल की सरकार जो है को उसे अपदस्थ किया गया। वो बदल दी गई हो गई। ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मणिपुर में चारों मतलब बांग्लादेशी आ रहे हैं, उधर से वो म्यांमार के लोग आ रहे हैं, नागालैंड से आ रहे हैं, मिजोरम से आ रहे हैं, बिकॉज इनका ट्राइबल एफिनिटी बहुत है। और अगर आप म्यांमार बॉर्डर देखें ना, तो अगर इधर नागा है तो उधर भी नागा है, जिसको म्यांमार नागा हिल्स कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। जैसे खपलांग ग्रुप जो था, खपलांग, वो सब म्यांमार नागा हिल्स के हैं। ठीक है ना। यहां पर अगर चिन्ह है मिजोरम में तो उधर भी चिन्ह है। ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ एफिनिटी एग्जिस्ट। समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो मैतेई लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि आप अभी एनआरसी तुरंत लागू कीजिए वहां पर, और एनआरसी को सख्ती से लागू कीजिए। लेकिन ये अचानक ये हिंसा भड़की कैसे? तो ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि आप इनको एसटी स्टेटस देने का मैतेई, इसको इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं। अब जो ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है, जिसमें मैतेई और नागाज और ये सब सारे ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने बड़ा हंगामा शुरू कर दिया, बड़ा सा एक मार्च निकाला। और उनका कहना है कि अगर इनको भी एसटी स्टेटस दिया गया तो इनको पहाड़ों में जमीन खरीदने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो बात यही नहीं है, बात पुष्पेंद्र जी ये इतिहासों का टकराव भी है, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्लैश ऑफ हिस्टोरिकल फोर्सेस। देखिए, जो मैतेई है ये सांस्कृतिक रूप से ये लोग बहुत धनी हैं। इनकी लंबी हिंदू इतिहास है। ठीक है। 1500 कम से कम वर्षों से जो इनका राजशाही जो व्यवस्था जो है, परिवार है, उसकी निरंतरता है 1500 वर्षों से। आपको हिंदुस्तान में इतना लंबा डायनेस्टी कोई नहीं मिलेगा। 1919 की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर सिलहट में एक कार्यक्रम के समय उन्होंने एक मणिपुरी डांस देखा और इतने प्रभावित हुए कि वहां उन्होंने एक जो गुरु थे, गुरु बुद्धि मंत्र सिंह मणिपुरी डांस के, उनको शांति निकेतन बुला के एक मणिपुरी डांस की पूरी फैकल्टी उन्होंने वो की। और हमने दिल्ली में भी आप देखिएगा कि बहुत उस झावेरी सिस्टर्स बहुत फेमस ये थे, इतनी गहराई है मतलब। और ये पूरी जो डांस जो है मणिपुरी डांस, वो हमारे ग्रंथों नाट्य शास्त्र से ली गई है। जो पोलो का खेल है पुष्पेंद्र जी, वो कहते हैं आज भी बहुत, और अमित शाह गए थे, उन्होंने एक बड़ा वो भी आवरण किया था एक स्टैचू का मणिपुरी पोलो का। कहते हैं कि पोलो का खेल मणिपुर से ही सारी दुनिया में इसका प्रचलन हुआ है। अच्छा। ठीक है। और आपको बता दूं, दे आर फैंटास्टिक स्पोर्ट्समैन। अगर आप 2022 का नेशनल गेम्स का टैली देख लें, 9वें नंबर पे एक छोटा सा स्टेट। तो ये है। और शेष भारत के साथ इनका बड़ा आदान प्रदान रहा। ये अपनी जो बाकी छोड़िए बंगाल, असम, और ये छोड़िए उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत से भी वो रॉयल फैमिली से अपनी रानियां ले जाते थे। शादी वो इनकी होती थी। और इनके पारिवारिक संबंध थे। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि सचिन देव बर्मन
कि जो जो पिता थे उनको, वो तो राजा बनने वाले थे त्रिपुरा के। जी जी जी। उनकी सचिंद बर्मन बर्मन की माँ जो थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ मणिपुर। प्रिंसेस ऑफ मणिपुर थी। मणिपुर, अच्छा। मणिपुर, ठीक है ना। तो इस तरह का आदान प्रदान था। अब हम आते हैं इसके, ये बड़ा जरूरी है इसको ये सुनना कि ये जब मैं बात कर रहा हूं इतिहास का, इज क्लैश ऑफ हिस्टोरिकल फोर्सेस का, इतिहास का टकराव। तो आप देखिए कि इस समय सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर 1824 और 26 के बीच में पहला एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने लोअर बर्मा को कैप्चर किया था। अच्छा। लेकिन अपर बर्मा जो है वो अभी तक वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। ओके। तो उसके कोई 28 साल बाद 1852 में उन्होंने फिर अपर बर्मा भी कैप्चर किया। तो जब तक अपर बर्मा को नहीं कैप्चर किया था तब तक उनके नजरिए में ये इसकी सामरिक जो महत्व जो था बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। क्योंकि वो बर्मा के लिहाज से उनको ये जो था इम्फाल का जो राज था वो उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। तो इन्होंने क्या, अंग्रेजों ने इसको अपना प्रोटेक्टरेट बनाया। ठीक है, प्रोटेक्टरेट बनाया, तमाम तरह की सुविधाएं दी। लेकिन हुआ क्या है कि जब ये सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर जब खत्म हुआ तो इनकी जो सामरिक महत्व जो थी वो घट गई। उसके बाद ये छेड़छाड़ करने लगे ये मणिपुर राज्य के साथ। लेकिन आपको ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने अपनी संस्कृति के साथ इन्होंने खिलवाड़ नहीं करने दिया, दखल अंदाजी नहीं करने दिया। फिर 1704 में एक पीताम्बर चेरियोंगा करके एक राजा थे, उन्होंने मणिपुर में हिंदू रिलीजन को स्टेट रिलीजन घोषित किया। ये किस सन की बात है? 1704 की बात कर रहा हूं। 1704 में हिंदू, इसको हिंदू स्टेट रिलीजन वाज हिंदू, हिंदू घोषित किया। उस समय 70% से ज्यादा इस एरिया में हिंदू थे, ठीक है ना। और उसमें ज्यादा वैष्णव हिंदू थे, और क्रिश्चियन का तो नामो निशान नहीं था इस एरिया में। कोई, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ एनी क्रिश्चियन। ये कुकी की नागा लोग जो आज इस एरिया में रहते हैं, ये लोग सब प्रकृति के पूजक थे। हम लोगों को ये गलत बताया जाता है कि इनकी कोई पूजा पद्धति थी, इनकी बहुत बड़ी संस्कृति है, महाभारत काल तक जाती है इनकी संस्कृति। ये तो इन्होंने ये झूठ मूठ का इनको वो ट्राइबल का एक वो तगमा वो सब दे दिया। लेकिन तो ये उस समय क्रिश्चियनिटी का कहीं मतलब नामो निशान नहीं था। कुकी नागा ने भी काफी रेजिस्ट किया इनको, क्रिश्चियन मिशनरीज को, लेकिन उनकी धूर्तता, उनके प्रलोभन के आगे आखिर फिर बाद में ये लोग हार गए। लेकिन मणिपुर में इनको बिल्कुल ये धर्मांतरण का प्रोसेस शुरू हुआ 1894 में। वहां पर एक मिशनरी थे जिसका नाम था विलियम पेटिग्रू, वो आया। 1891 में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में एक, बाद में इस पर और विस्तार से मैं आपको वही कि तिकंदरजीत सिंह वो थे, उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था वहां से। फिर इन्होंने बड़ी तैयारी करके वो आए और फिर हमला किया। तो उसके पीछे पीछे ये फिर आए, मिशनरीज आए, और ये विलियम पेटिग्रू उसने फिर ये धर्मांतरण का प्रोसेस शुरू किया। अब इसी से आप समझ लीजिए कि एक सेंसस हुआ था 2011 में, एक सेंसस हुआ था 1911 में, 100 साल पहले का। अगर दोनों का कंपेयर करें तो 1911 में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन वाज 0.04%। 1911 में
आप कह रहे हैं जो पहला हाँ, सेंसस हुआ 0.04%। 0.04% क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन थे, हाँ, ईसाई। क्रिश्चियन। ओके। और 100 साल बाद 2011 में। इनकी संख्या है 40%, मे बी इवन मोर। और इसके पहले एक और आया था मिशनरी एंडोराम जटसन करके, तो उसने तो ये पूरे जो आप देखते हैं ना म्यांमार का जो पूरा आउटर इलाका है और ये सब ये पूरा इलाका उसने पूरा ये इसने उसने जमीन तैयार कर दी थी कन्वर्जन के लिए। तो आप देखें तो जब हम ये हिस्टोरिकल फोर्सेस का क्लैश कर रहे हैं तो मैतेई लोग जो हैं ये सनातनी ताकतों से अपना लीनिएज ड्रॉ करते हैं। और मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि आसाम में जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा राज्य है, जैसे वहां हिंदू फोर्सेस, सनातनी फोर्सेस पावर में आई हैं, वहां पे भी हिंदू बहुत पावरफुल है। और एक नॉर्थ ईस्ट में ये छोटा सा मणिपुर, वहां भी आप मैती की शक्ल में जो मैती वहां जाती है वो हिंदू माना जाता है। क्या इन दोनों जगह हिंदू ताकतों का स्टेब्लिश होना, खासतौर से आसाम में होना, उस कारण से आपको लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे ये बड़ा कारण है कि जिस तरह से आसाम के अंदर 2 बार सरकार आई और वहां ताकतवर सरकार आई और वहां जिस तरीके से काम हो रहा है, तो ये डर है कि नॉर्थ ईस्ट में हिंदू फोर्सेस अपने पैर पसार रही, उसको ध्यान में रख करके ये वायलेंस का पूरा खेल खेला जा रहा है। बहुत सटीक और उसमें कन्वर्जन भी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल आप कह बिल्कुल रहे हैं। बहुत सटीक विश्लेषण है ये। और आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव तक आते आते आप देखोगे कि ये और व्यापक रूप लेगा और कई जगहों पर ऐसी आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मैं कह रहा था कि देखिए हिस्टोरिकल फोर्सेस का जब क्लैश कह रहे हैं ना, तो एक मैतेई है ग्रुप जो है घाटी वाले, वो पूरे अपने सनातनी रूट्स से वो इंस्पिरेशन लेते हैं। और ये जो है अपने हिल्स वाले जो चर्च के अधीन है, ये लोग पूरा अपना जो ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस हैं उससे ही इंस्पिरेशन लेते हैं। तो यहीं पर इतिहासों का टकराव है। अब ये इतिहासों का टकराव में अपने नेहरू जी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। अब एक चर्च का आदमी था, बाद में उसने ढकोसले के लिए वो हिंदू में ये हुआ, फिर चर्च का काम करने लगा। और ये ढकोसलाबाजी हम बहुत, जब पोर्चुगीज आए थे ना, तो रॉबर्ट डी नोबली वाला भी एक था मिशनरी। जब लोग नहीं कन्वर्ट कर रहे थे तो वो कभी बीच में साधु बन गया, फिर ब्राह्मण बन गया, फिर कहा मैंने 5वीं वेदा लिखी। तो उसी तरह का ये आदमी था। अब साहब होता क्या है कि वर्नियर एल्विन और नेहरू के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये किस सन की बात है? ये 1960s के 61 1960 के आसपास। ओके। और उस एग्रीमेंट में ये तय किया गया कि नागालैंड में साधु को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जैसे वो नागा साधु जिनको हम लोग कहते हैं उसकी बात कर नहीं नहीं, नागालैंड में हिंदू साधु नॉट अलाउड टू एंटर और वहां मंदिर बनाना भी नहीं अलाउड होगा। ये यस, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन दिस थिंग। और नेहरू ने उस पर साइन किए। यस। और वही नहीं, 19 वो उस पेपर की आपको कटिंग भेज दूंगा मैं, 1964 की पेट्रियट अखबार में उसकी कटिंग आप गूगल भी करोगे तो आपको मिला। मैं आपको भेज दूंगा उसको। उसमें एक ये खबर छपी कि स्वामी आनंद जो सेक्रेटरी थे भारतीय साधु समाज के, उन्होंने कहा था कि ये काम बहुत गलत हुआ है, नेहरू ने ये बहुत गलत काम किया। अगर हमको परमिशन होता हमारे साधुओं को वहां जाना तो हम शायद ज्यादा भावनात्मक रूप से उनको देश के साथ हम जोड़ सकते थे। और वहीं से अलगाववाद नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ है। और साहब देखिए बाकी जगह तो सड़क, बांध, उद्योग, सड़कें और ये हॉस्पिटल बन रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट को इस दौरान क्या मिला?
तो कम्युनिज्म, चर्च, बंदूक, यही चीजें उनको मिली। वर्नियर ने नेहरू ने वर्नियर अल्विन को अपना वो एडवाइजर बनाया ट्राइबल अफेयर्स में। ठीक है ना, मतलब अच्छा। अंग्रेज के आने के पहले यहाँ पर हमारे पास कोई ट्राइबल का वो, मतलब ये सब देखिए कैसे नैरेटिव बदला होता है। 1961 में उसको पद्म भूषण दिया गया, उसी तर्ज पे जैसे ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को दिया तो नेहरू गया, जी ने दिया ये उनकी, उसी तर्ज पे जब वो जो अल्बेनिया की जो टेरेसा थी, जी 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 जी, अल्बेना की जो टेरेसा थी, उसको दिया गया भारत रत्न। ठीक है ना। तो ये ड्रामे हम बहुत पहले से देख रहे हैं। और अब कहेंगे कि ये मैतई का कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दे वर, इनका धार्मिक रूप से ये इतने धनी थे कि इन पर कोई प्रलोभन, कोई चतुराई, कोई धूर्तता इन पर काम नहीं की। अभी कुछ हल्के फुल्के कुछ मैतई भी क्रिश्चियनिटी में बाद में कन्वर्ट, लेकिन शुरुआत में मैतई लोग कभी क्रिश्चियनिटी में नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से वेरी वेरी रिच। ठीक है। अब देखिए साहब, ये जब हम हिस्टोरिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो अंग्रेजों के प्रति अगर रवैया को देखोगे आप, तो अभी आपने एक पढ़ा होगा कि अंडमान द्वीप में एक माउंट हैरियट है, उसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। अब ये माउंट मणिपुर क्यों रखा गया? तो मैंने आपको कहा कि 1891 में अंग्रेजों ने हमला किया था इस पे, मणिपुर राज पे। तो उनके राजा होते थे कुलचंद्र सिंह। अच्छा। और उनके सेनापति और छोटे भाई थे तिकेंद्र जीत सिंह। तिकेंद्र जीत सिंह ने मारपीट के भगा दिया अंग्रेजों को। अब इसका बड़ा असर हो रहा था कि एक छोटे से भारत के, एक छोटे से राज्य के लोगों ने मार के भगा दिया अंग्रेजों को, तो इनकी तो पूरी अस्तित्व का सवाल था फिर। तो उन्होंने फिर बड़ी तैयारी के साथ फिर उन्होंने हमला किया, सफल हुए। और सफल होने के बाद उन्होंने कुलचंद्र सिंह को और उनके 22 सहयोगियों को अंडमान द्वीप में काला पानी की सजा में भेज दिया राजा को, और तिकेंद्र जीत सिंह को उन्होंने फांसी की सजा दे दी। अब इतिहास का ये पहलू किसी को मालूम नहीं है। ये लोग असली स्वतंत्रता सेनानी थे। और पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अक्सर आजकल डिबेट होता है सावरकर और ये और सुभाष और बाकी नेहरू, गांधी। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता का आंदोलन में बहुत फर्क होता है, दोनों पर। स्वतंत्रता संग्राम मीन्स वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, और आंदोलन तो ठीक है, आप आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, फिर जाके आप रोज आंदोलन आंदोलन करे, फिर आपने वो कर दिया, फिर आपको वो गाड़ियों में जैसे पुलिस आज भी ले जाती है, वो गए, फिर वहां अपनी किताबें पढ़ी, फादर फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर लिखा, ठीक है, अंग्रेजी खाना खाए, वो जी। तो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत फर्क होता है। सावरकर, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम में थे, उन्होंने ये धरना फरना और इसकी नौटंकी नहीं की थी उन्होंने। तिकेंद्र जीत सिंह was a great inspiration for all our जो ये स्वतंत्रता संग्राम में लोग थे। तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो इसलिए इसका नाम बदल कर ये रखा गया है मणिपुर, माउंट मणिपुर। ठीक। अच्छा, उस समय सेलुलर जेल नहीं बना था, उस वक्त नहीं बना था, तो इनको पहाड़ी पे रखा गया था। ओके। तो आप सोचो कि कितने कष्ट में इन्होंने दिन गुजार। और ये ही डाइड इन 1933।
कुलचंद्र सिंह, ही डाइड इन 1933 इन कालापानी। ठीक है सर। और देखिए, मणिपुर और अंडमान आइलैंड्स का एक बड़ा डिवाइन कनेक्शन है। अगर आप देखें तो ये कुलचंद्र सिंह 1891 कुलचंद्र सिंह वाली मैंने आपको वाक्य सुनाई। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, भारत का झंडा। 14 अप्रैल उसके करीब 4 महीने बाद मोइरांग में, आपको मालूम है, जी, जो कि आईएनए का हेडक्वार्टर्स भी था, वहां पे झंडा फहराया गया। जो ये जो है कि ट्राइबल लोग हैं ना, इस इतिहास में से उनको कोई मतलब नहीं ना, उसमें इस पे वो कोई बहुत बहुत गर्व करते हैं। अब आखिर ये बताइए कि चर्च का हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है और क्या कभी हो सकता है। आप देखिए, जितने भी अभी चर्च के क्या लीडर्स बोले या मुखिया बोले, उन्होंने सामाजिक, संवैधानिक, कानून और व्यवस्था में तमाम तरह के उन्होंने टिप्पणी दिए, देश के खिलाफ टिप्पणी दिए उन्होंने। आपने कभी देखा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी हिंदू संगठन ने, कोई हिंदू को अपने आप को हिंदू का रहनुमा मानने वालों ने, किसी ने कोई बयान दिया इसके बारे में? बर्बाद तो दोनों हुए, मंदिर भी बर्बाद किए गए हैं, चर्च भी बर्बाद हुए हैं। अब देखिए, भारत के सेंट्रल फोर्सेस को, भारतीय को, केंद्रीय सरकार को अपील करें तो करें, ये तो पोप को भी इन्होंने अपील किया। वेटिकन के पोप का क्या लेना देना है? नहीं तो इतने लंबे समय तक एक पपेट प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनको चलाने वाली तो पोप के इशारे पे ही चल रही थी ना सर। अब एक मणिपुर बैप्टिस्ट चर्च का एक है जुकमंग दाईमाई, वो कहता है कि ईसाई लोग खौफ में हैं, माइनॉरिटी लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं, ये मैतेई लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे आगे बढ़ें। अब आप बताइए कि क्या 43% पॉपुलेशन, पुष्पेंद्र जी, उसको आप माइनॉरिटी कहें? सर आप 43 की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर ये जो मुसलमान हैं ये 24 करोड़ हैं और ये माइनॉरिटी में हैं, और बार बार माइनॉरिटी का मतलब इस देश में मुसलमान माना जाता है। कहीं 24 करोड़ लोग किसी देश के अंदर माइनॉरिटी में होंगे? जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सरदार हैं, इनकी टोटल मिलाकर के परसेंटेज 6 बनती है, और भारत में ये फ्रॉड चल रहा है कि साहब मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो ये तो समझ गए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप 43% वाली बात कर रहे हैं तो पूरे राष्ट्र के लेवल पे देखिए, और सरकारों ने क्या कहते हैं उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उस पर योजनाएं चल रही है, करोड़ों करोड़ों की तो योजनाएं हैं सर, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अच्छा, बेंगलुरु का आर्क बिशप, उसका नाम है पीटर मचाओ, उसने स्टेटमेंट दिया, बेंगलुरु का आर्क बिशप, बताइए, कि क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। समझे? एक लड़की है लीसा प्रिया कंगुजम, लाइसी प्रिया कंगुजम, इसको वो बिल्कुल वो लड़की जो है वो थम्सबर्ग उसके तौर पे तैयार किया गया है। हाँ, उसको तौर पे तैयार किया गया है। वो जगह जगह जाती है, उसको ले जाते हैं, वो पर्यावरण या वो अलग अलग मुखौटों में घूम। अब वो लड़की पर्यावरण से हटते हटते, पर्यावरण से सफर करते करते वो भी पोप के पास पहुंच गई कि आप इसमें मतलब दखल अंदाजी कीजिए। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि किस तरीके से ये मुख्य संचारक, जिसको अंग्रेजी में की कम्युनिकेटर्स, इसी तरह से तैयार किया जाता है कि पहले उसको एक सेलिब्रिटी बना दो, उसके बाद उसको उससे कुछ भी करना। अब सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित कौन है। वो पीड़ित कौन है ये देखने के, वो जानने के लिए आपको सिर्फ इस नक्शे पे गौर कीजिए। आप ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये जितने ब्लू डॉट्स हैं ये मैतेई है, ये पूरे रेड डॉट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुकी डोमिनेटेड है। एक नेशनल हाईवे 2
वो यहाँ कनेक्ट करती है भारत को के अन्य इलाकों से इम्फाल वैली को। वो सारी पहाड़ी होके आती है। आए दिन पुष्पेंद्र जी, आए दिन छोटी छोटी बातों के लिए इसको ये ब्लॉक कर देता है, और कभी नहीं परवाह करते कि घाटी के लोगों को कितनी पीड़ा हो रही हो, कितना कष्ट से गुजर रहे हैं आए दिन। तो कौन कौन पीड़ित है और कौन पीड़ित नहीं है, ये आप इस नक्शे से समझ जाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि एक तो मैंने आपको कहा ये हाई कोर्ट वाला जो ऑर्डर जो है, अब इससे क्या कनेक्टेड है कि ये पूरे जो हिल एरियाज हैं, यहाँ पे ये जो ट्राइब्स जो हैं, कुकी, नागा, ये जंगल काट काट के ये अफीम की खेती करना शुरू कर दी है। एक अनुमान के अनुसार ये 18,000 18,500 एकड़ में अभी वहां पे अफीम की खेती हो रही है। 18,500 एकड़ में एकड़ अफीम की खेती हो रही अफीम की खेती हो रही। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल जिसको आप बोलते हैं ना, ये गोल्डन ट्रायंगल का एक एक्सटेंडेड हिस्सा बन चुका है। और ड्रग की स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। हाँ, आपको तो उस जगह का मैंने अपनी आंखों से देखा है, और एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 19% जो ड्रग एडिक्ट्स है मणिपुर में, वो HIV पॉजिटिव है। जनरली सर, ये जो पूरा ड्रग माफिया है, इसको कौन, ये भी चर्च कंट्रोल कर रहा है? चर्च के साथ ही सर, हम और आप वहां पे गए थे झारखंड में डाल्टनगंज में। डाल्टनगंज आपके पास लोगों ने आपको फोटो लाके दिखाए थे कि देखिए चर्च किस तरह से ओपीएम की खेती करवा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, याद आया मुझे, याद। यानी इतने अपने आप को महान, शांति, ईशु, और उसके बाद में ये ड्रग माफिया में भी यही सब इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये जो अपने चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह, इन्होंने उसके बाद लोगों को एक अभियान चलाया, उनको रबी क्रॉप का बीज बांटना शुरू कर दिया कि यार ये बंद करो। और उन्होंने क्या किया कि कोई 38 गांव है ये चूराचांदपुर के इलाके में, यहां पर इन्होंने पूरे इसका यहाँ पे अफीम की खेती कर रहे थे, उसको प्रोटेक्टेड उससे फॉरेस्ट से उसको हटा दिया उसने। अच्छा, तो उसका भी रिएक्शन है इनको, क्योंकि ओपीएम में पैसा बहुत, हमने अफगानिस्तान में देखा पूरा 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 मूवमेंट उसी से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो अफीम की जो ड्रग का एंगल है नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से कर रहे, पहले शुरू में लेकिन तो हमेशा इसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो आप वायलेंस देख रहे हैं। और उसके बाद से देखिए ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका। मैं वही आना चाहता था कि इन सारे फैक्टर्स के बाद में एक फैक्टर है चाइना। तो चीन को लेकर के जब भी होता है, कभी डोकलाम होता है, कभी कुछ होता है, तो चीन एक बड़ा फैक्टर है। तो इसके अंदर ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है, और जो पहले भी जितने भी इस तरीके के संकट हुए, चाइना का इसमें क्या रोल है सर? देखिए, सबसे पहले व्हाई आर चाइनीज वरीड, वो आपके जो साउथ ईस्ट एशिया में आपका जो बढ़ता हुआ वर्चस्व जो है, या आपका जो इन्फ्लुएंस जो है, वो बढ़ रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, और कई तरह के कनेक्टिविटीज हैं। ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है जो कि एक ट्राइलैटरल हाईवे बन रहा है। वो ट्राइलैटरल हाईवे जो है यहाँ से लेके मोरे से होते हुए ये बर्मा की ओर जाता है, और म्यांमार से गुजर के ये थाईलैंड तक जाता है। और ये भी बात चल रही है कि इसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक लेके जाया है। तो एक जो ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारी वहां पे बढ़ता हुआ वर्चस्व जो है ये साउथ ईस्ट एशियन या एशियन कंट्रीज पे, उससे चाइना बहुत परेशान है। दूसरा क्या है कि चाइना का अभी प्रेजेंस है बे ऑफ बंगाल में,
म्यांमार का एक पोर्ट है सिटवे, वहां पे चाइनीज हैं, वो अपने वहां पर जो उनकी मौजूदगी है उसको और सशक्त करना चाहते हैं। तो वो तब तक नहीं सशक्त कर सकते हैं, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, जब तक कि ये एरिया डीस्टेबलाइज स्टेबलाइज नहीं हो। ठीक है। तीसरा, कि जब से आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर आप का हिस्सा बन गए हैं, तो वो हर हर जगह आपको, मतलब आपको आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाना चाहते हैं। अब है क्या कि सामरिक रूप से मणिपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप देखें तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है ये 1643 किलोमीटर्स का है, 1643, जिसमें कि अरुणाचल है 520, ये 520 किलोमीटर है, नागालैंड है 215, मणिपुर लगभग 400 किलोमीटर, 398 किलोमीटर, और मिजोरम 570 किलोमीटर। अगर पुष्पेंद्र जी, अगर मणिपुर डिस्टेबलाइज हुआ, डिस्टेबलाइज देखा, तो इसका असर पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा, और जो इंडो म्यांमार बॉर्डर का जो रीजन है उस पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये हमारे जो लैंड, जो म्यांमार के साथ लैंड रूट के साथ जो ट्रेड है, उसमें मोरे, मोरे और तामू, मोरे इंडिया में है और तामू उधर है म्यांमार में, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। वहां पे मोरे में कई तमिल बिजनेसमैन भी थे, जिनको इन कुकीज लोगों ने उनको मार मार के उनको उनसे एक्सटॉर्शन कर करके उनको भगा दिया, और वो लोग सब उधर से आए थे। पहले बर्मा के अंदर में बिजनेस करते थे, तो जब वहां से विस्थापित हुए, जब वहां हालात ठीक नहीं हुए रहे, तो इधर चले आए थे, उनको भी मार मार के भगा दिया। अब दूसरी बात है कि अगर आप इस नजरिए से देखें कि अगर मजहब का इतना बड़ा रोल है यहाँ पर इस पूरे इलाके में, मतलब अब जो चर्च का हमने रोल देखा, तो आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आज एक इलाका, अगर आप आसाम छोड़ दें तो ये पूरे इलाके में ये एक स्मॉल पॉकेट ऑफ हिंदू प्रेजेंस है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसको भी आप आज बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ओवरऑल आप हमसे पूछें कि ये प्रहार कहां से हो रहा है, तो तीन, नॉर्थ ईस्ट पे या मणिपुर में प्रहार कहां से है, किसका है, तो वो है चर्च, चीन और ड्रग माफिया। तो सिर्फ ये जो जब यहाँ भारत में खबरें आती हैं, या जब यहाँ लोग जाते हैं, और जो लोग अमेरिका में जाके भारत को के बारे में महान ज्ञान देते हैं, वो हिंदुस्तान आने के बाद भी मणिपुर जाते हैं कि साहब वहां देखने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये एक हिंसा नहीं है जो दिखने में लगती है कि हिंसा हो रही है, उस हिंसा के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चर्च की बात आपने कहा, और उसी चर्च के हाथ में जो ड्रग माफिया है, ये तीनों का गठजोड़ है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितना हमारे लिए कश्मीर में, हम कभी कभी, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी को लगता है कि कश्मीर बड़ा स्ट्रेटेजिक है, लेकिन कश्मीर के से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अगर हम देखें कि ये पूरा इलाका है, जहाँ जहाँ आप एक तरफ कश्मीर में कहते हैं कि वो जो सनातनी परंपरा का द्वार है, वहाँ जिस तरीके से हुआ, और अब नॉर्थ ईस्ट एक दूसरा एंड है, उधर पाकिस्तान है, उधर जिहादी हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, इधर ये चर्च जो है, इधर चाइना है, इधर माफिया, आपका जो ड्रग माफिया है। तो सिर्फ ये एक कोई वहाँ हिंसा हो रही है, और वो हिंसा किसी डेवलपमेंट के लिए हो रही है, किसी रिजर्वेशन के लिए नहीं हो रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड हिंसा, जिसके पीछे वो ताकतें जो भारत में सनातनियों की संस्कृति की स्थापना, जो आपने पार्लियामेंट में देखी, जो आपने लाल किले में देखी, सुभाष चंद्र बोस का खड़ा होना, सावरकर का खड़ा होना, सरदार पटेल की का खड़ा होना, तो वो बदलाव के का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से वो ताकतें खुश नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इन सब का हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि
हमने देखा कि जो मजहब का कितना बड़ा रोल है, ठीक है ना। अगर ये हिल्स में क्रिश्चियंस नहीं रहते तो जो डिस्कोर्स है कुछ और होता, सिक्योरिटी। तो महज देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी और आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर और आप फिलहाल टेम्पररी तौर पे काबू पा जाए, लेकिन अगर आपने अस्थाई रूप से अगर कोई हल ढूंढना है या शांति आप बनाए हासिल करना चाहते हैं, तो धर्मांतरण का मुकाबला धर्मांतरण से ही हो सकता है। आप केवल डिफेंसिव मत रहिए कि हमको केवल मतलब हमको अपने आप को धर्मांतरण से बचाना है। आप नहीं बचा पाएंगे अपने। कोई भी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा दिन नहीं करता है। आप आप भी उतना ही एग्रेसिव वे में धर्मांतरण कीजिए। तो मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ एक छोटे से अल्फाज में कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसकी नीति यही अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप धर्मांतरण को वो हमने बचा लिया और जो चले गए और लोग कहते हैं कि आप बताइए कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स देखे हैं एक जज का कि ये तो क्रिश्चियन उसमें थियोलॉजी का ये हिस्सा है, कन्वर्जन हिस्सा है। तो अगर उनका कन्वर्जन हिस्सा है तो हमारे तो उनके क्रिश्चियंस की थियोलॉजी में कन्वर्जन हिस्सा है और इस्लाम के कुरान में हिंदू का कत्ल करना हिस्सा है, तो क्या मतलब है? इतना डरते हैं। आपने देखा जब वो साधुओं को मारा गया था महाराष्ट्र में, वो भी उसमें भी यही था, पालघर में इसी वजह से मारा गया था। नेहरू जी ने देखिए किस तरह से इनको उसने लिखवा लिया इनसे कि साधु नहीं आएगा, मंदिर नहीं बनेगा। अरे ठीक है, ये तो आप जहाँ आपने बताया, मैं तो 66 के किस्से की बात कर रहा हूँ। 66 में तो संसद के सामने बिल्कुल वो हत्या के लिए कितनी ओपन गोली चलवाई। उस वक्त सब इंदिरा गांधी मौजूद थी, होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे, उनके बगैर पूछे ऑर्डर किया गया। और उसमें जो साहब आई विटनेस है वो जीवित हैं, मनमोहन शर्मा जी। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 58 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। उन्होंने बताया कि ये कहा गया, वो उस वक्त थे पार्लियामेंट में थे, उन्होंने पूरी बात कही, मेरे साथ इंटरव्यू किया उन्होंने बताया गया कि बाकायदा यहां दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय न किया जाए। कश्मीर से लोग बुलाए थे कि कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो साधुओं के साथ ना खड़ी हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस डिप्लॉय नहीं की थी उस जमाने। कश्मीर के से लोग आए थे, क्या कहते हैं, सारे के सारे मुसलमान। तो अब ये तो हालत है उस आंदोलन की। तो ये तो नेहरू जी ने समझौता किया, बेटी ने मरवाया, और फिर पालघर में भी उन्हीं की सरकारों ने मारा। तो और अब वो जाकर के वहां वो गए हैं, वो जो अभी दुनिया भर का जो भारत जोड़ो यात्रा, तो वो भी मणिपुर पहुंच गए बवाल कराने के लिए। तो है तो सारा हिस्सा तो वही है ना। ये वही है जो डोकलाम के अंदर चाइनीज एम्बेसी के अंदर गए थे। ये वही लोग हैं कि देश को दुनिया से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन्होंने चाइना के साथ क्या समझौता किया है ये नहीं बताया। चर्च, लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, सभी जगह अलग अलग गठजोड़। आपको नहीं लगता? वैसे हिंदुस्तान का मुसलमान हर छोटी छोटी बात पे बकबक करता है, लेकिन चाइना में कोई पूछता है? मोहम्मद का नाम लेने पे मार देते हैं गोली। आपको एक बात आपको शायद याद होगा कि जब ईरान में क्रांति हुई थी तो ये तमाम कम्युनिस्ट जो थे, ईरान के बहुत सारे कम्युनिस्ट यहाँ थे, ये जेएनयू में भी बड़ा सपोर्ट किया था उन्होंने, जुलूस वुलूस निकाला। आपको मालूम है जब सत्ता हासिल कर ली इन्होंने, ये खुमैनी चुन चुन के मारा इनको, आज एक भी नहीं है उनमें से, सारे मारे गए। सर मुझे बताइए, किसी कम्युनिस्ट सरकार में एक भी मस्जिद है? और किसी इस्लामिक देश में एक भी कम्युनिस्ट आप क्या सोच रहे हैं जो ये फ्रांस में हो रहा है? इसमें ये वो लेफ्ट वालों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो अपने समस्याओं का हल हमको खुद ढूंढना है सर। आप दूसरे पे नहीं वो कर सकते हैं। और सर एक लास्ट में सर कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ये गज़वाए हिंद लिखा हुआ है, जिसके खिलाफ आज तक किसी ने नहीं बोला है, और मेरे को अगर कोई सुन रहे हैं सुनने वाले, तो मुझे एक मुसलमान भाई से जो पढ़े लिखे हैं, जो लिखते हुए हैं, कि आप एक आर्टिकल लिख लीजिए कंडेमिंग दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ गज़वाए हिंद, उसी जमीन पे जहां पे आप रह रहे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है गज़वाए हिंद, और दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट और देश के उसमें नहीं है, तो ये बताइए कि फिर गज़वाए इस्लाम कहां से चलेगा? बस एक सिंपल सी बात। उसी तरीके से अगर कन्वर्जन उनका राइट है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, तो घर वापसी भी हमारा राइट है।
मतलब इट इज सो आपने सिंपल। आपने मतलब कन्वर्जन को ब्रूटल तरीके से करने का सुप्रीम कोर्ट कहती है अधिकार है, हम आपको डिफेंड भी ना करें। और सर ये कहना कि नहीं फोर्स, अरे हम जानते हैं कोई प्यार से कोई नहीं कन्वर्ट करता है। धूर्तता, मैंने कहा ना वर्ड, चालाकी, धूर्तता, प्रलोभन। अब इसको अगर आप वायलेंस नहीं मानते हैं, धूर्तता वायलेंस नहीं है। मैं कहता हूँ वेपन से ही वायलेंस नहीं होता ना सर। गाली देना, आपके आपके आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाना भी वायलेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पे मैं समझता हूँ कि टेलीविजन पे भी डिबेट सर इस तरीके से नहीं हुई। जिस पर्सपेक्टिव में आपने, उसका ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है, बाउंड्री का क्या कनेक्शन है, किस जगह पे क्या है, ये बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। और पहले 3-4 दिन से ड्यू था, आप भी बाहर थे। मुझे खुशी है कि आपने, जो लोग भी आपको सुनते हैं, इस विषय पे आपका ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है ये काफी लोगों को, और ऊपर तक लोग जो सुनते हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।